बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, उस दिन जो इजलास की कार्रवाई में कुछ एजेंडा डिस्कस हुए थे, उस दिन खैर मैं नहीं बोल सका, उसमें मौका नहीं मिला। जनाब वाला, इसमें उस दिन के एजेंडा में जो पहले नंबर पे था वो टिड्डी दिल के हवाले से, चूँकि हमारे बोलने से पहले मिनिस्टर साहब ने जो तफसीलात बताई किसी हद तक हम उनसे मुतमईन भी हैं, लेकिन उसमें जनाब स्पीकर एक चीज़ उसकी वजाहत मिनिस्टर साहब आज नहीं है, वो उन्होंने उस दिन नहीं की कि इस टिड्डी दिल के हवाले से जब शुरुआत में ये वबा, ये आफत बलूचिस्तान में इंटर हुआ, उस वक़्त काफ़ी इलाकों में ज़मींदारों के फसलात तैयार थे और उसमें अगर दौर को देखा जाए तो जरदलू की फसल तैयार होने वाली थी। मेरे पास कुछ तस्वीर भी हैं मेरे मोबाइल में। जनाब वाला, वहाँ पे दरख्तों पे वो जरदलू पकने के लिए लगी हुई थी, अभी तक तैयार ही नहीं था। वो तस्वीर अगर मैं आपको दिखा दूं तो वो एक इबरत का निशान है कि दरख्त पे टहनियों और जरदलू के अलावा एक दाना पत्ता जो है उस दरख्त में बाकी नहीं बचा था। इसी तरह मलिक नसीर साहब ने, चूँकि उनका अपना ताल्लुक़ ज़मींदार एक्शन कमेटी से भी है, जो तफसीलात ज़मींदारों के नुकसानात की उस दिन उन्होंने दी, अरबों रुपए के नुकसानात हमारे ज़मींदारों को हुए हैं। उनकी उस नुकसानात के इजाले के लिए हुकूमत ने आज दिन तक न कोई पॉलिसी बनाई है, न कोई सर्वे उसका हुआ है, न कोई मैकेनिज़्म आज तक हुकूमत इस पे बना सकी है कि उन ज़मींदारों का जो अरबों रुपए के नुकसानात हुए हैं, उन नुकसानात के हवाले से ज़मींदारों को वो क्या रिलीफ हैं वो दे सकते हैं। और इस मुश्किल में, इस नुकसान से बलूचिस्तान में जनाब वाला आपने देखा कि यहाँ पे नहरी निज़ाम हमारे सिवाय एक डिवीज़न के जान साहब बैठे हुए उनके, बाकी पूरे बलूचिस्तान में यहाँ पे या ट्यूबवेलों पे ज़मींदारी होती है या बारानी बंदात हैं या बारिश के पानी पे जिनका इन्हिसार है। तो जनाब वाला, बलूचिस्तान की ज़मींदार वैसे ही एंड टू माउथ रहते हैं। बमुश्किल वो अपना पूरा साल मेहनत करके मुश्किल से वो अपना किचन चलाने की पोजीशन में है, और इतने बड़े आफत और इतनी बड़ी जो उनकी जमा पूंजी थी जो उन्होंने अपने इन फसलात पे, ज़मींदारी पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो इस वबा की नज़र हो गई। इसके बाद मेरे ख्याल से इस वक्त बलूचिस्तान के तमाम जो ज़मींदार थे वो कर्ज़ों के बोझ तले दब चुके हैं। उनको वापस अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, उनको वापस इस पोजीशन में लाने के लिए कि अगले साल की वो फसल की बुआई कर सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक क्या पॉलिसी बनाई, उस हवाले से हमें ना इस मिनिस्टर साहब ने कोई इत्मीनान बख्श जवाब दिया, ना अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी हमें नज़र आ रही है। जनाब वाला, मैं आता हूँ दूसरे एजेंडे पे जिससे सबसे ज़्यादा मेरा ये शहर मुतासिर हो रहा है, और वो है बिजली का, जिसका ताल्लुक़ फेडरल गवर्नमेंट से। और आज गैलरी में मुझे कैस्को का एक नुमाइंदा भी नज़र आ रहा है जो इत्तेफाक से मेरा अपना बैचमेट भी है, हमने इकट्ठे इंजीनियरिंग की है खुशदार से। जनाब वाला, यहाँ पे कोयटा शहर में अगर हम देख लें तो पिछले कई सालों से कैस्को के हवाले से बिजली के सिस्टम को या अपने नेटवर्क को बेहतर करने के हवाले से कोई भी इन्वेस्टमेंट कैस्को ने कोयटे में नहीं की है, जिसकी वजह से आए रोज़ ओवरलोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर्स हमारे जल रहे हैं, हफ्ता हफ्ता बिजली नहीं है। फिर दूसरा जो एक पॉलिसी कैस्को ने बनाई है, एक वर्कशॉप यहाँ पे शेख मांदा पे इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, जिसमें तकरीबन आधे बलूचिस्तान के जले हुए ट्रांसफार्मर्स जो है रिपेयर के लिए आते हैं। नोशकी के ट्रांसफार्मर्स हमारे पास आते हैं, कलात के हमारे पास आते हैं, सिब्बी के यहाँ पे आते हैं, चागी के यहाँ पे आते हैं, खारान के ट्रांसफार्मर रिपेयर के लिए यहाँ पे आते हैं।
पशीन के यहाँ पे आते हैं, लोरलाई, चमन, मस्तुंग, खुजर के सिर्फ मकरान डिवीज़न को इन्होंने अलग रखा है, बाकी तमाम के तमाम ट्रांसफार्मर्स वो यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में ट्रांसफार्मर्स जो है हमारे कोयटा शहर में लगे हुए हैं। ये ओवरलोड होने की वजह से आए रोज़ ये ट्रांसफार्मर्स जलते हैं, तो वहाँ पे इनके पास ना ह्यूमन रिसोर्स इतना है, ना उनकी वर्कशॉप की कैपेसिटी इतनी है कि वो इतने बड़े लोड को जो है वो उठा सके और टाइमली चीज़ों को रिपेयर करके ये दोबारा इंस्टॉल कर दें। इसलिए जब भी कोई ट्रांसफार्मर जलता है इस कोयटा शहर में, जो हम कैपिटल में बैठे हुए हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन उनकी रिपेयर पे लगता है। बैसियत MPA के कई मरतबा मैं, अहमद नवाज, मलिक नसीर, मुबिन कोयटे से उनका ताल्लुक है, वो गवाह होंगे। हम खुद जाके वर्कशॉप में कभी कभी तो उनके सर पे बैठ के अपना वो ट्रांसफार्मरों को रिपेयर करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग वहाँ पे जब बिजली नहीं होता है, एक दिन लोग बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन 3 दिन, तीसरे चौथे दिन वो आके हमारे घरों में बैठना शुरू हो जाते हैं। तो जनाब वाला इस मैकेनिज़्म को बनाने के लिए मैंने 1-2 दफ़ा मैंने कैस्को से भी रब्ता किया कि इसका कोई सलूशन, एक आध एक्सपेरिमेंट भी हमने किए। हमारे किली इलाहाबाद में एक ट्रांसफार्मर था, किली शाबो में एक ट्रांसफार्मर था, ओवरलोड था। हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर और इंस्टॉल करवाया और लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया। आज 8-9 महीने हो गए कि वो ट्रांसफार्मर दोबारा नहीं जले। तो हमने इनके साथ बैठ के हमने इनको मशवरा दिया था कि आपके जितने ओवरलोड ट्रांसफार्मर्स हैं, जो आपके फीडर ओवरलोड हैं, उनको बाइफरकेट कर दें, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जनाब वाला वहाँ से हमें एक जवाब मिलता है कि वापडा कहाँ से करें। अरबों रुपए के मुझे कैस्को के ऑफिस से ये जवाब मिला है। मैं इसलिए आज इस फोरम में इसको शेयर कर रहा हूँ। ज़हूर साहब से, मिनिस्टर फाइनेंस साहब बैठे हुए हैं। जनाब वाला 2016 से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपने ड्यूज़ जमा नहीं कर रहे, बिजली के बिल जमा नहीं कर रहे। 2016 से अब तक अरबों रुपए के ड्यूज़ जो है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कैस्को का मकरूज़ है। वो कहते हैं जब आप अपने बिल हमें नहीं देते हैं, आप अपने ड्यूज़ जमा नहीं करवाते हैं, आपके ज़िम्मे जो पैसे हैं या जो कर्जा है बिलों की मद का, वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान नहीं देगा, तो हम अपने नेटवर्क को कैसे इम्प्रूव करेंगे, हम बाकी चीज़ें कैसे करेंगे, हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से करेंगे, जबकि आप हमारे बिजली के बिल हमें नहीं दे रहे हैं। तो मेरा मिनिस्टर फाइनेंस साहब बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक मशकूक किस्म का एक प्रोजेक्ट कोयटे में चल रहा है, कोयटा पैकेज के नाम से, जिसपे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी एतराज़ात उठाए, जिसको टफटाइल के कारोबार का नाम दिया गया। यहाँ पे रोज़ फुटपाथें तोड़ के बनाए जाते हैं और शाम को दोबारा तोड़े जाते हैं, फिर उन पे मसनूई घास बिछाई जाती है। सुबह हम आते हैं तो मसनूई घास गायब है, फिर उसको तोड़ के क्यारी बनाया गया। दूसरे दिन हम आते हैं तो फिर उस क्यारी पे दोबारा फर्श डाल के कुछ और तमाशा करने की कोशिश की जा रही है। ये एक हमारा जो है कोयला पाटिक में जो हमारा राउंड अबाउट बना हुआ है, इस राउंड अबाउट का ये जो मौजूदा डिज़ाइन हमें नज़र आ रहा है, ये इसका तीसरा डिज़ाइन है। 3 दफ़ा इसको तोड़ के बना के डिज़ाइन चेंज किया गया। इस तरीके से इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जो बग़ैर किसी कंसल्टेंसी के, बग़ैर किसी फिजिबिलिटी के, बग़ैर किसी प्लानिंग के जो शुरू किए गए, जिसमें दिन रात हम बलूचिस्तान के लोगों का, बलूचिस्तान के इस गरीब सूबे के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट से तो मेरे ज़हूर साहब से रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी कर लें, कैस्को के जो बिल हैं, जो वाजिबात हैं आपके ऊपर, आप वो दे दें ताकि हमारे कोयटे के लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके, कुछ हम कैस्को से काम ले सकें, कुछ हम अपनी लाइनों को इम्प्रूव कर सकें, कुछ हमारे जो ओवरलोड ट्रांसफार्मर्स हैं जिनकी वजह से सुबह शाम हम ख्वार हैं। क्योंकि यहाँ पे जनाब स्पीकर, हमारा टोटल सिस्टम डिपेंड करता है बिजली के ऊपर। जब ट्यूबवेल का पानी आता है, जब तक आपका डोलकी पंप उसके साथ नहीं चल रहा है तो आपके घर में पानी नहीं आएगा। इस गर्मी में छोटे छोटे मकानों में, फ्लैटों में कोयटे के शहरी रहते हैं। अगर उस फ्लैट में, देहात में तो चलो फिर भी, अगर बिजली नहीं हुआ, आप सैन में अपनी चारपाई लगा के मच्छरदानी बांध के आप सो जाएंगे। यहाँ पे आप मुझे बताएं, छोटे छोटे मकानों में या फ्लैटों के लोग ये कहाँ पे जाके अपनी चारपाइयाँ लगा दें। बिजली हफ्ता 10-10 दिन इस गर्मी में हमें इस कोयटा शहर में मुयसर नहीं है। जब बिजली नहीं होगी तो हमारे पानी का मसला हमारे साथ खड़ा हो जाएगा।
पानी हमें जो है घरों में हमारे आना बंद हो जाएगा। तो मेहरबानी कर लें कि इस तरह के जो खुराफात हैं, इस तरह के जो फजूल खर्चियाँ हैं, इस तरह के जो करप्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे पैसे बचा के कैस्को को कुछ उनके जो 25% जो आपके रूल में है वो 25% दे दे, ताकि हम उनको जाके मिन्नत कर लें, उनके सामने हम शर्मिंदा होने से बच जाएं, ताकि हम उनको कहें कि जी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान दे रही है आपको, आप हमारे मामला क्यों हल नहीं कर रहे। और मैं उस दिन भी हमने आपसे जनाब वाला एक रिक्वेस्ट भी किया था कि आप मेहरबानी करके कैस्को के चीफ को भी बुला लें, ताकि कलेक्टिवली यहाँ पे एक स्पीच में हम हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम तमाम चीज़ों को, तमाम इश्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस करके ऐवान का वक्त भी ज़ाया कर लें, और तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर भी नहीं सकते, इतना हमारे पास इस ऐवान में स्पीच करने के लिए टाइम भी नहीं होते, 10-15 मिनट में होते। आप मेहरबानी करके एक रूलिंग दे दें, उनको बुला लें, ताकि उनके साथ बैठ के वंस फॉर ऑल हम तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे जनाब वाला। अब आते हैं जनाब वाला तीसरे एजेंडे पे, जो जाली अद्वियात का मामला है। इसमें जो है चीफ कैस्को को जो है बरोज़े सोमवार 20 जुलाई बलूचिस्तान असम्बली तलब किया जाता है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। अब आते हैं जनाब वाला सोमवार इस तीसरे एजेंडे पे जो जाली अद्वियात की है जनाब वाला, इस पे अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पे MSD जो हमारा है, सबसे बड़ी ख़राबी की जड़ जो है वो MSD है हमारा, उसके लिए मेहरबानी कर लें। बाकी तो जिम्मेदारान यहाँ पे कम है, ज़हूर साहब और असद साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है हमारे बैठे हुए साथी। मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है जनाब वाला कि इनको ये जो अद्वियात की परचेजिंग है, इसको आप मेहरबानी करके MSD से लेके डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, DHO लेवल पे या MS लेवल पे उनको ऑथोराइज़ कर दें, ताकि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें ले लें, क्योंकि फेस उन्होंने करना है, अस्पताल उन्होंने चलाने हैं। हमने यहाँ पे MSD पे कुछ लोगों को बिठा दिया, वो अपनी मनमानी। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ, जनाब स्पीकर यूनुस जान ने अभी कुछ चीज़ों का जिक्र किया, जब एक कोरोना का पेंडेमिक अपने इनिशियल स्टेजेस पे था, जब हम यहाँ पे चीख रहे थे कि जी डॉक्टरों के पास PPE किट्स नहीं है, वो हॉस्पिटल्स में जाएंगे नहीं, और ये तमाम चीज़ें हमने इस पूरे ड्यूरेशन में हमने फेस भी की हैं। जनाब वाला, हमने इस पूरे कोरोना के इस पेंडेमिक में हमने देखा कि कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार नहीं था। उस दिन भी हमारे एक साथी ने यहाँ पे कहा कि आयतुल्लाह दुरानी साहब के भाई ने, कोटकी सना ने बल्कि शायद कहा था, हम खुद भी फातिहा पे गए थे, हमारे साथ भी उन्होंने ये चीज़ें शेयर की कि जब आयतुल्लाह दुरानी साहब जो फेडरल मिनिस्टर हमारे रह चुके हैं, इंतहाई एक काबिल एहतराम घराने से उनका ताल्लुक़ है, उनके लिए ICU में कोई अटेंडेंट नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था कि ICU की या जो वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट्स है उसको चलाने के लिए। वहाँ पे जब कोई स्टाफ नहीं था, मरीजों के अपने अटेंडेंट, उनके अपने अजीज़ अकारिब, उनके रिश्तेदार, उनके भाई बेटे, वो वहाँ पे बैठ के मरीजों को संभाल रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर कोई नहीं है, टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे, मैसेजेस पे वो दवाइयाँ और जो उनके मामलात हैं वो उनको सजेस्ट करके नीचे एक आध स्टाफ बिठाया हुआ है और उनके अपने अटेंडेंट वो कर रहे हैं। ऑक्सीजन का हमारा वो मामला है कि सिलेंडरों के ऊपर यहाँ पे झगड़े, कीचातानियाँ अस्पतालों में देखी गई हैं। हमने उस दिन भी कहा था कि इसको सीरियसली लिया जाए। हमने इस कोरोना के हवाले से यहाँ पे तहरीक इल्तिवा जमा करके उस पर हमने बहस किया था, जब तक कोरोना हमारे मुल्क में दाखिल ही नहीं हुआ था। लेकिन उसके बावजूद हमने रिलाई किया MSD के ऊपर। MSD की कारस्तानियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं जनाब स्पीकर। 2012 में खरीदे गए वो मास्क जो ऑपरेशन थिएटरों में ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों के लिए मंगवाए गए थे, वही मास्क इनके पास कार्टनों में पड़े हुए थे। वो ना किसी अस्पताल को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, न किसी डॉक्टर को दिए। मेरे पास वो मास्क पड़े हुए हैं जिनके ऊपर डेट लिखा हुआ है 2012 का। वो मास्क उठा के इन्होंने इन डॉक्टरों को भिजवा दिए। ये उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर जनाब स्पीकर आपको याद हो, रात को 2 बजे तक मैं और नसरुल्लाह ज़ेरे यहाँ पे आपके जो है रेड जोन के उस चौक पे
हम डॉक्टरों के साथ इस एहतजाज में उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे थे। उसी दिन रात को फिर हमारे जाने के बाद 3 बजे डिप्टी कमिश्नर को भिजवाया गया, उनसे मुज़ाकरात की गई और सुबह एक जो है स्टाफ नर्स से डॉक्टरों ने इनकार किया ये सामान उठाने से, एक स्टाफ नर्स से वो रिसीविंग करवा के ये सामान उनको थमा दिया गया, जिनमें एक सिंपल गॉन जो ऑपरेशन के दौरान खून के छींटों से कपड़ों को बचाने के लिए डॉक्टरों को दी जाती है, इस्तेमाल करने के लिए ग्रीन कलर का होता है, एक सिंपल गाउन उनको दिया गया था। दूसरा 2012 के वो जो है मास्क जो इन्होंने ऑपरेशन थिएटर्स के लिए परचेज किए थे वो मास्क उनको दिए गए थे। साथ ही गवाह होंगे सना बलोच, नसरुल्लाह ज़ेरे। हम जब उस तहरीक इल्तवा पे बहस पे हुकूमत ने अदम संजीदगी का मुजाहरा किया, उस दिन हम यहाँ से अपोजिशन के साथी निकले, हमारे साथ मीडिया के दोस्त गवाह होंगे, मीर यूनुस भी था, मीडिया के साथी भी गवाह होंगे। हम यहाँ से निकले, यहाँ से सीधा हमने सिविल हॉस्पिटल गए, हमने अस्पताल का दौरा शुरू किया। जनाब वाला वहाँ पे मेडिसिन वार्ड में जब हम गए तो उनका जो अपना फार्मेसी था उस मेडिसिन वार्ड का, उसमें 2 शेल्फ लगे हुए थे, एक ही दवाइयाँ एक ही मर्ज की 2 शेल्फों में रखे हुए थे। तो हमें वहाँ का फार्मासिस्ट कहता है कि जनाब ये वाला जो शेल्फ है ये दवाइयाँ हमें MSD से दी गई हैं, जो मेजॉरिटी इनका एक्सपायर है और बाकी कुछ जो एक्सपायरी डेट उनकी अभी तक बकाया है, लेकिन वो जो है 2 नंबर कंपनियों के हैं। वो डॉक्टर साहब ने हमें मना किया कि आपने मरीजों को देना नहीं है, ये दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने खुद परचेज करके लाई है, ये दवाइयाँ हम वार्ड में उनको दे रहे हैं। ये साफ़ी हजरात भी गवाह हैं, सना बलोच गवाह है, नसरुल्लाह ज़ेरे गवाह है। ये हम साथियों के सामने उन्होंने कहा, MS हॉस्पिटल का खुद वहाँ पे मौजूद, उनके सामने उन्होंने ये बात की। अब जनाब वाला वो दवाइयाँ जो आपके सरकारी अस्पताल की मेडिसिन वार्ड में पड़ी हुई हैं वो डॉक्टर अवॉइड कर रहे हैं मरीजों को देने के लिए, और उन 2 नंबर दवाइयों, उन एक्सपायर दवाइयों के लिए हम सालाना करोड़ों रुपए MSD को जारी कर रहे। क्या हम ये मैकेनिज्म नहीं बना सकते कि वही पैसे हम सिविल हॉस्पिटल, BMC, हम शेख जायद हॉस्पिटल, हम DHQ खारान, हम DHQ पिशीन या बाकी जो अजला के DHQs हैं, क्या हम उनके MS से उनकी रिक्वायरमेंट पूछ के वो पैसे हम डायरेक्ट उनको दे दें ताकि वो खुद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दवाइयाँ परचेज करके लोगों को रिलीफ दें। ज़रूरी है हमने MSD में 4 बंदों को बिठा के उनके ही पेट पालने हैं? इसी MSD के डॉक्टरों के ऊपर जो केसेस हुए हैं, जनाब वाला नैब के रेफरेंसेस गवाह हैं कि बलूचिस्तान में जब भी बड़े जो केसेस का जिक्र आता है उनमें से एक MSD के केसेस भी हैं, जिनमें MSD के डायरेक्टर साहब भी पकड़े गए, जेल भी हुए हैं, इनके लोग भी पकड़े गए। वो केसेस कुछ लोग इनके अभी भी ज़मानत में हैं, जिनके केसेस भी नैब के चल रहे हैं, और काफ़ी बलूचिस्तान की जगहसाई भी इन केसेस की वजह से पूरे मुल्क में हुई। तो जनाब वाला इसको फिलफोर इस धंधे को बंद किया जाए। अब जनाब वाला मैं आपको सिविल हॉस्पिटल की जो ट्रॉमा सेंटर है उसके मिसाल दो। अभी भी आप अपने साथ किसी को भेज दें या किसी को भी इसकी कंफर्मेशन के लिए भेज दें, अभी भी वो कॉटन्स में वो मशीनें पड़ी हुई हैं जो MSD ने परचेज करके ट्रॉमा सेंटर के लिए दिए थे। डॉक्टर्स उनको उठाने के लिए तैयार नहीं है कि सारे 2 नंबर मशीनें, इनको अगर हम इंस्टॉल कर दें तो 1 हफ्ता भी नहीं चलेंगे। वो जनाब वाला कोई पिछले 3-4 सालों से कार्टनों में पैक वो मशीनें ट्रॉमा सेंटर के सैन में जो है वो पड़ी हुई हैं। आप जिस अस्पताल में भी जाएं, हमने उसी दिन सिविल हॉस्पिटल के हमने डायलिसिस यूनिट का भी दौरा किया। जनाब वाला कोई 18-20 मशीनों में से सिर्फ 2 मशीनें उनकी ऑपरेशनल थी, बाकी तमाम की तमाम मशीनें उनके जो है सेड रूम में ख़राब जंक में पड़ी हुई थी। जब हमने डॉक्टरों को कहा कि अगर इनमें माइनर सी खराबी है तो इनको रिपेयर करके आप मरीजों को रिलीफ क्यों नहीं दे रहे, तो जनाब वाला उनके भी अल्फाज यही थे कि जी ये सारे 2 नंबर मशीनें हमें लेकर दी गई, ये किसी काम के नहीं है, इन पे हमने बहुत कोशिश की है, बहुत पैसा बर्बाद किया है, लेकिन ये मशीनें चलने का नाम नहीं ले रहे। आपकी जितनी एक्सरे मशीनें
उनका यही हाल है। अभी रिसेंटली जनाब वाला करोड़ों रुपए आपके कार्डियो यूनिट के लिए सिविल हॉस्पिटल को दिए गए, एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्टी की मशीनें लगाई गई। अब रिसेंटली मेरा एक पेशेंट है, मैंने उसको भिजवाया है सिविल हॉस्पिटल, तो जनाब वाला इतना पैसा बर्बाद करने के बाद वो कहते हैं कि जी इस मरीज़ का जो है हम चूँकि ब्लॉकेज ज़्यादा है, इसको हम एंजियोप्लास्टी यहाँ पे नहीं कर सकते, हमारे मशीनों में और हमारे सिस्टम में ये कैपेसिटी ही नहीं है कि इसकी एंजियोप्लास्टी हम यहाँ कर सकें। हम किस दुनिया में रह रहे हैं जनाब वाला, हम किस तरक्की की बात कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे अभी तक इस काबिल नहीं हो सके कि एक दिल के मरीज़ की एंजियोप्लास्टी तक हम अपने इस कैपिटल में कर सकें। चे जाए कि हम पंजगूर, हम खारान या जोब या आपके डिस्ट्रिक्ट मूसाखेल में हम किसी मरीज को रिलीफ दे सकें। तो जनाब वाला इसमें मेरा रिक्वेस्ट ये है, मेरी सबमिशन ये है कि इसको एमएसडी को फौरन इससे इख्तियारात लेके हॉस्पिटल्स की सतह पे जाके उनको हम ये फ़ंड डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ताकि बलूचिस्तान के गरीब लोगों को जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, जो पावर्टी की लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और उनके अखराजात वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनको रिलीफ देने के लिए आप एक बलूचिस्तान पे, बलूचिस्तान के लोगों पे, बलूचिस्तान के 1,22,00,000 आवाम पे रहम कर लें और इस एमएसडी और 2 नंबर दवाइयों से हमारी जान छुड़ा लें जनाब स्पीकर। तो जनाब वाला अगला एजेंडा हमारा ज़रूरी अजनास का है। इसमें बाकी तफसीली बात उस दिन दोस्तों ने की, मैं मज़ीद वक्त आपका नहीं लूँगा। जनाब वाला पूरी दुनिया में ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी हुआ करती है कि जिस मुल्क की प्रोडक्शन या जिस चीज़ की प्रोडक्शन उस मुल्क में अवेलेबल है उसको इंपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि उसको इम्प्रूव करके एक्सपोर्ट के लिए उस दुनिया में उसके लिए मार्केटें ढूंढी जाती हैं। लेकिन हमारे साथ बदकिस्मती ये है कि सेब के हवाले से आपके बलूचिस्तान, स्वात और वो जो उस इलाके के चतराल वगैरह के जो ठंडे इलाके हैं, वहाँ से एक अच्छा खासा आपके पास प्रोडक्शन आती है, पूरे मुल्क की ज़रूरियात को भी पूरा कर सकती है। लेकिन जनाब वाला हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे इलाकों के सेब की फसल तैयार होती है, हम फ़ौरन हमसाया मुल्कों के बॉर्डर्स उनके लिए खोल देते हैं और वहाँ से जो सेब आता है वो एक तो हमारे सेब की मार्केट को ख़राब करता है, दूसरा हमें ज़र मुबादला की सूरत में हमारी इस मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाता है, तीसरा जो है आपके जो ज़मींदार हैं उनकी मईशत को उसको नुकसान पहुंचाता है। तो जनाब वाला उस प्रिंसिपल को मैं इसमें यही कहूँगा सिर्फ कि उस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए कि जिस भी चीज़ का आपके पास प्रोडक्शन है, आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उसका इंपोर्ट जो है चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, उसकी इंपोर्ट को बैन कर लें, ताकि आपका जो वो सेक्टर है वो मज़ीद ग्रो करे, उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आए और एक दिन ऐसा है कि वो इस मकाम पे आके पहुंच जाए कि वो आपको एक्सपोर्ट की सूरत में ज़र मुबादला दे। तो ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि सिर्फ सेब का मैंने नाम लिया, लेकिन तमाम मामलात में इसी तरह जब आलू तैयार होता है तो आप इंडिया के बॉर्डर खोल देते हैं, जब प्याज आपका तैयार होता है तो आप वाघा बॉर्डर खोल देते हैं, जब हमारी बाकी फसलात का टाइम आता है, जैसे उस दिन साथियों ने कहा टमाटर हमारा तैयार होता है तो आप ईरान के बॉर्डर खोल देते हैं। तो जनाब वाले ये अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले जो धंधे हैं इनको बंद करके इनको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि ये इस काबिल हो कि ये अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, मुल्क को जो है फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में मुल्क की इकोनॉमी को सहारा देने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। और जनाब वाला अब मैं आता हूँ साहिल और वसाइल के हवाले से। जनाब वाला इस अगस्त हाउस की एक तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है जनाब वाला
कि इस हाउस का इज्जत, इसका तकद्दुस, इसकी अहमियत, इसकी अफादियत, ये आप हुजूर वाला के हाथ में है। उस दिन भी ये बात यहाँ पे डिस्कस हुई जनाब वाला, इस कमेटी हाउस की एक कमेटी भी है जो इन चीज़ों को देखती भी है, जिसको इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी कहा जाता है। उसमें भी डिस्कस होती हैं चीज़ें कि इस हाउस से जो भी फरमान जारी होते हैं, आया वो फरमान उन पे अमल दरामद किस हद तक हो रहा है। यहाँ से जितने रेजोल्यूशंस जाते हैं, उन रेजोल्यूशंस को किसी ने आज तक कोई फॉलो अप उनका लिया है, उन पे किस हद तक अमल दरामद होता है। फेडरल के हवाले से जितने रेजोल्यूशंस हैं उनका क्या फॉलो अप है, जबकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से जितने भी रेजोल्यूशन यहाँ से पास होते हैं, मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी बनती है सूबाई हुकूमत की, चूँकि वो भी इस हाउस का हिस्सा है, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, बल्कि उनके फ़राइज़ में ये आ जाता है कि वो उस पर मन अमल दरामद करके इस हाउस को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर लें। जनाब वाला, आज से काफ़ी अरसा पहले हमें पता था कि ये दिन आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा, ये दिन हमारे लिए आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे अपोजिशन के एक तहरीक इल्तिवा लाया और सेंधक के मामलात और रेकोडिक के मामलात और बलूचिस्तान के मादनियात के मामलात को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। जनाब वाला, उस दिन एक कमेटी भी बनी थी। आलम संजीदगी का यह था कि उस कमेटी का आज दिन तक कोई इजलास नहीं हुआ। एक इजलास यहाँ पे कई मरतबा आप जनाब को यकीन याद दियानिया करा के कोई 10-15 मरतबा उस कमेटी को बनने के बाद जब हमने बार बार उस मसले को यहाँ पे हमने उठाया, तो एक मीटिंग उसकी कॉल की गई हमारे कमेटी रूम हॉल में। उसमें भी संजीदगी का आलम यह था कि गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के जितने मेंबरान थे उनमें से सिर्फ एक साथी हमारा आया था, और उसमें भी चेयरमैन के इंतखाब के बगैर वो इजलास हमारा ख़त्म हुआ। उसको भी आज कई महीने गुजर गए, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद साल गुजर गया उस बात को भी। लेकिन दोबारा ना उस कमेटी की मीटिंग आपके असम्बली की तरफ से बुलवाई गई, हालांकि आपकी सेक्रेटरी असम्बली की जिम्मेदारी है कि कोई भी कमेटी बनता है उसका पहला इजलास चेयरमैन के मुंतखब होने तक वो आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसकी मीटिंग को आपने बुलाना है और मेम्बरान को आपने हाजिर करना है। जब कमेटी बाकायदा फार्मली उसका कोई चेयरमैन कोई सरबरा मुंतखब होता है और वो काम स्टार्ट करता है, उसके बाद कमेटी अपने डेट्स खुद फिक्स करती है। लेकिन उस वक्त तक ये असम्बली की जिम्मेदारी होती है कि वो कमेटी के तमाम मेम्बरान जो इसी हाउस में उनकी नॉमिनेशन उस दिन हो गई थी, उनको आज तक, मैं खुद उस कमेटी का मेंबर हूँ, मुझे आज तक असम्बली की तरफ से दोबारा उसे एक मीटिंग के बाद दोबारा कभी कोई कॉल नहीं आई कि जी इस कमेटी की मीटिंग ये होनी है, इसका चेयरमैन मुंतखब करना है। और सेंधक के इशू को आपने, इस कमेटी ने, आपकी जिम्मेदारी असम्बली ने दी थी, जनाब स्पीकर साहब ने दी थी, मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने दिया था, उसको आप लोगों ने डिस्कस करके ऐवान में रिपोर्ट आपने देना है। आज दिन तक मुझसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। जनाब वाला, अगर उस दिन वो कमेटी संजीदगी से इस पे काम करता, आज यहाँ पे दोबारा हम इस मसले को नहीं उठा रहे होते। आपके पास जनाब वाला माइनिंग रूल्स आपने अभी तक अप्रूवल नहीं किए हैं आपने उन तमाम चीज़ों को बिल्डोज करके, इस हाउस को बिल्डोज करके, किस अथॉरिटी के तहत 18वीं तरमीम के बाद ये हमारे एसेट्स हैं, 18वीं तरमीम के बाद ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का राइट है कि वो खुद निगोशिएट करे, एक टेलीफोन कॉल पे, एक व्हाट्सएप की मैसेज पे, मनोवन जो कुछ आपके पास लाकर आपके सामने रख दिया, आपने आंखें बंद करके उस पर दस्तखत करके आपने फिर 15 साल के लिए हमारे बलूचिस्तान के लोगों के वसाइल को, हमारी दौलत को, हमारे सोने चांदी तांबे के ज़खायर को आपने उस कंपनी के हवाले किया जनाब वाला, जिसको जो टारगेट दिया गया था उस टारगेट से अपने 10 गुना ज़्यादा वहाँ पे माइनिंग करके, माइनिंग रूल्स को वायलेट करके दिन और रात उसने वहाँ पे 24 घंटे माइनिंग की। हालांकि आपके माइनिंग रूल के मुताबिक दिन की रोशनी में सिर्फ आप माइनिंग कर सकते हैं जनाब स्पीकर, नाइट शिफ्ट उसमें है ही नहीं। अगर कोई नाइट शिफ्ट में माइनिंग करता है इसका मतलब ये है कि वो वायलेशन कर रहा है।
तो इन्होंने डाकाजानी की है बलूचिस्तान के साथ। इन्होंने बलूचिस्तान के वसाइल को दिन और रात लूटा है। और इस गफलत, इस मुजरिमाना गफलत में हम यहाँ की गवर्नमेंट और बलूचिस्तान के लोग भी शामिल हैं कि उन्होंने कभी उनसे नहीं पूछा। क्या कभी सूबाई हुकूमत ने एमडी सेंधक को बुला के यहाँ पे पूछा कि हमारे जिस बेदर्दी के साथ हमारे सोने और तांबे को लूटा जा रहा है, हमारे चांदी के ज़खायर को लूटा जा रहा है, आप एमडी सेंधक की जिम्मेदारी क्या बनती है? किसी ने भी उनसे नहीं पूछा जनाबे वाला। हमने फ्री हैंड दिया चाइनीज को, 10 गुना ज्यादा जितने का हमारा एग्रीमेंट है उनके साथ। यही तमाम चीजें वो थी जो उस कमेटी में डिस्कस होनी थी कि आपके साथ एग्रीमेंट कितने का था, आपके कितनी क्वांटिटी का एग्रीमेंट था आपके साथ, कितना क्वांटिटी आप ले जा चुके हो, ये जो माल जा रहा है इसका आपके पास कोई डेटा इस गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास है तो जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, वो इस हाउस में लाके टेबल कर दें कि आज तक चाइनीज कितनी क्वांटिटी हमारे यहाँ से सोने और तांबे की ज़खायर का ले जा चुके हैं। कोई डेटा नहीं है जनाब वाला इसके पास। और इसको जब प्यूरिफाई करने के बाद जो इसमें से सोना और चांदी और बाकी चीज़ें निकलती हैं, इस सेंधक में जनाब वाला ऐसी दातें भी हैं जो सोने और चांदी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कीमती हैं। जब प्यूरिफिकेशन के बाद अभी तक हमें तो ये भी पता नहीं है कि इसमें से जो अभी तक सेंधक से किस मिकदार में सोना निकला है, उसका भी अभी तक न चाइनीज ने हमें, क्योंकि इसकी प्यूरिफिकेशन ये चाइना में ले जाके करते हैं जनाब वाला, न वो उन्होंने कोई डिटेल हमें दी है, न कभी हमें ये तौफीक हुई है कि हम उनसे जाके उनको किसी मीटिंग में, किसी फोरम में बिठा के हम उनसे पूछ रहे कि आप इसमें से कितनी क्वांटिटी में चांदी निकाल रहे हो, कितनी क्वांटिटी में इसमें से सोना निकल रहा है, बाकी जो हमारी दातें हैं वो किस क्वांटिटी में निकल रही हैं। न किसी ने पूछा, न उन्होंने आज दिन तक हिसाब दिया। इन तमाम मामलात के बावजूद आज हमने रात के अंधेरे में उनको बुला के बगैर किसी कंसल्टेशन के, बगैर इस हाउस को एतमाद में लिए, बगैर बलूचिस्तान के लोगों को एतमाद में लिए, हमने फिर उनके साथ 15 साल का एग्रीमेंट साइन कर दिया। क्या जनाब वाला ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? ये बलूचिस्तान के 1 करोड़ 22 लाख लोग हमारा गिरेबान पकड़ के एक दिन हमसे हिसाब लेंगे। इन्होंने हमें यहाँ पे इसलिए नहीं भेजा है कि हम किसी को खुश करने के लिए उसकी व्हाट्सएप के फरमान को भी मान लें। बलूचिस्तान के लोग यहाँ पे हमसे एक एक अपने वसाइल का, अपने एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। जनाब वाला, सेंधक के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ है कि एक मखसूस परसेंटेज है जो वहां पे सेंधक उस इलाके में खर्च करेगा। क्या कभी हमने सेंधक शहर का या उसके साथ मुल्का देहातों का हमने विजिट किया? जब सेंधक के कुछ जिम्मेदारान से बात हुई, कुछ करोड़ रुपए आज पिछले सालों में उन्होंने सेंधक और चागी की डेवलपमेंट के लिए दिए थे। अब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं कि मोज़ेज़ फ्लोर पे मैं खड़ा हूं, फिगर मैं नहीं दे रहा, लेकिन करोड़ों में थे वो पैसे, वो दिए गए। क्या वो उन करोड़ों के पैसों में से सेंधक के लोगों को एक वाटर सप्लाई दी गई? वो पैसे कहाँ गए? किसकी जेब में गए? किसने वो पैसे खाए? अगर नहीं खाए तो कहाँ पे खर्च किए? इस ऐवान में उसका रिपोर्ट आना चाहिए जनाब स्पीकर। इस तरीके से तो नहीं चलेगा मामला। क्या जवाब देंगे हम सेंधक के लोगों को, उस जिला चागी के लोगों को जिनके सीने पे हमने एटम बम का ब्लास्ट कर दिया? क्या उन इलाके के लोगों को जिस वक्त मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, क्या इस सेंधक के पैसों को हम उनको एक अच्छा सा हॉस्पिटल दे सकें? क्या हम सेंधक में कोई एक अच्छा सा स्कूल उनको दे सकें? क्या हमने उनको साफ पीने का पानी आज तक मुहैया कर दिया है? क्या हम उनको इस गर्मी में
जो इस वक्त मई और जून, जुलाई, अगस्त तक वहां पे टेम्परेचर आपके 40 से ऊपर रहता है दिन और रात में, क्या हमने उनको बिजली दी है? वहां पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है चागी का दालबंदिन शहर, उसमें भी रात को 9-10 बजे के बाद आपके पास बिजली अवेलेबल नहीं है। तो जनाब वाला, लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इस कमेटी के इजलास को फिलफौर बुलाया जाए। और ये आप, मैं अदब के साथ जनाब स्पीकर, आप कस्टोडियन है इस हाउस के, इस हाउस के फैसलों पे अमल दरामद की जिम्मेदारी बनती है आपकी। आप गवर्नमेंट को पाबंद कर ले इस चीज पे कि उस कमेटी का इजलास फौरन बुला के इन तमाम चीजों को जेर बहस ला के एक टाइम फ्रेम इनको दे दें, ताकि इस हाउस में जो है हम वो रिपोर्ट इस हाउस में टेबल हो, ताकि बलूचिस्तान के लोगों को पता हो कि उनके वसाइल के साथ, उनके हकूक के साथ, उनकी इस गुर्बत और उनकी इस पसमानदगी के जिम्मेदारों के हवाले से उनको इस तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए और उस रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए जनाब स्पीकर, ताकि उनको पता चले कि उनके साथ क्या हो रहा है इस सूबे में। इन्हीं अल्फाज के साथ जनाब स्पीकर, आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, और उम्मीद ये करता हूँ कि ये जो गुजारिशात हमारी थी, ये जो हमारी दरख्वास्त है आपसे, इन पे अमल दरामद होगा। और इस पर भी आप मेहरबानी करके एक रूलिंग दें कि उस सेंधक के हवाले से जो कमेटी बनी थी उसका फिलफौर इजलास बुला के इस मौजूदा एग्रीमेंट और इससे पहले जो सेंधक के मामलात हैं उन तमाम को ज़ेर बहस ला के इस ऐवान में रिपोर्ट सबमिट की जाए। बहुत शुक्रिया जनाब।